नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी में। आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिए, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुँच सके। इंस्टा आईडी पर और टेलीग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपने बहुत सारे डाउट्स और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न की बात करेंगे। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितनी जातियों में विभाजित था? ठीक है, पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितने जातियों में विभाजित था? तो 4, 6, 5 या फिर 7, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? मेगास्थनीज की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मेगास्थनीज की बात करते हैं। तो ये मेगास्थनीज कौन था? तो ये जो मेगास्थनीज है, ये यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है ये क्या था? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। और ये किसके दरबार में भारत आता है? तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आता है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसकी पुस्तक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो समाज था, जो समय का तत्कालिक समाज था, वो 7 भागों में विभाजित था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौटिल्य की, अगर हम लोग बात करते हैं कौटिल्य की, तो कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के साप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, क्या किए हैं? तो राज्य के साप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि राज्य के 7 अंग होते हैं। तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, तो राज्य के 7 अंग हैं। साप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया है। और मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज ने तत्कालिक मौर्यकालीन तत्कालिक समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। आदि पर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस ग्रंथ से संबंधित है? सामवेद, महाभारत, विष्णु पुराण या फिर रामायण? देखो, प्राचीन काल में अगर हम लोग महाकाव्य की बात करते हैं तो महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2 है। 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से? एक है रामायण और दूसरा कौन सा है? और दूसरा है महाभारत। ठीक है, प्राचीन काल में 2 महाकाव्य हैं, एक है रामायण और दूसरा कौन है? महाभारत है। अगर हम लोग वेदों की बात कर लें, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगर हम लोग बात करेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अगर हम लोग उपनिषदों की बात कर लें, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा उपनिषद है, तो छांदोग्य उपनिषद है। कौन सा? तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? आदि पर्व की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? ये विष्णु पुराण से। सॉरी, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे आदि पर्व की बात करेंगे तो ये किससे? तो ये महाभारत से संबंधित है। ठीक है, किससे? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाभारत ग्रंथ का एक भाग है आदि पर्व। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? अच्छा, 2 चीज़ें हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आपसे इंडिया गेट पूछे, ठीक है, अगर आपसे इंडिया गेट पूछे तब आप क्या करोगे? तब आप आंसर करोगे न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या करोगे? तब आप आंसर करोगे न्यू दिल्ली। ठीक है, जब इंडिया गेट पूछेगा। लेकिन जब आपसे गेटवे ऑफ इंडिया पूछे, ठीक है, क्या कर ले? तो गेटवे ऑफ इंडिया अगर आप उससे पूछ ले तब आप आंसर क्या करोगे? तब आप आंसर करोगे मुंबई आंसर करोगे। ठीक है, क्या करोगे? तब आप आंसर मुंबई आंसर करोगे भाई। ठीक है, तो इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो क्या हो जाएगा? मुंबई। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में हो रहा है, लेकिन किस वर्ष होता है ये आपको बताना है। 1925 में, 1920 में, 1907 में या फिर 1911 में?
चलिए तीसरे प्रश्न का जल्दी से सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1911 में, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है। और अगर आपसे इसके वास्तुकार पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे इसके वास्तुकार पूछ ले तो वास्तुकार कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जॉर्ज व्हीटेट हो जाएंगे। ठीक है, कौन है, तो जॉर्ज व्हीटेट जो है वो इसके वास्तुकार हैं। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई के द्वारा किया गया था, बताइएगा। तो कौन सा विद्रोह है जिसका नेतृत्व सुरेंद्र साई के द्वारा किया जा रहा है? संबलपुर विद्रोह, नील विद्रोह, मुंडा विद्रोह या फिर खरवार विद्रोह? चौथे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और टॉप 35 MCQs को हम लोग करने वाले, 35 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बताइएगा किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई के द्वारा किया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संबलपुर विद्रोह। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संबलपुर विद्रोह। और ये जो संबलपुर विद्रोह है ये कब हुआ था, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1770 से लेकर के 1800 के बीच में। ठीक है, 1770 से लेकर के 1800 के बीच में होता है संबलपुर विद्रोह। कहाँ पर होगा, तो उड़ीसा राज्य में होता है। ठीक है, कहाँ पर, तो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा, महानदी के पास उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में। ठीक है, कहाँ पर, तो संबलपुर जिले में ये विद्रोह होता है और इसका नेतृत्व कौन करेंगे, सुरेंद्र साई करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नील विद्रोह की अगर हम लोग बात करेंगे, नील विद्रोह कब होता है, तो 1859 में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नील विद्रोह हो जाएगा। मुंडा विद्रोह की अगर हम लोग बात करेंगे कब होता है, तो ये 1899 में। ठीक है, 1899 में मुंडा विद्रोह होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे। किस अनुच्छेद में मानव तस्करी तथा जबरन श्रम पर रोक लगाने का उल्लेख किया गया? बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी को और जबरन श्रम को, बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है? चलिए फटाफट पांचवें प्रश्न का जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 क्या करता है, तो अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम पर निषेध करता है। ठीक है, क्या करता है, अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। 23 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 23 जो है मानव तस्करी, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि को प्रतिबंधित करता है। 17 की अगर हम लोग बात करेंगे, अनुच्छेद 17 की, तो ये अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, अनुच्छेद 17। ठीक है, 20 की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक अपराध के लिए एक बार, है ना, एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, एक बार ही दंड दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर, तो ये अनुच्छेद 20 कहता है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? मानस नदी की बात हो रही है। चलिए बताइएगा, तो मानस नदी किस देश से होकर सीधे भारत में प्रवेश करती है? चलिए, तो बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान या फिर नेपाल? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे छठवें प्रश्न का। तो मानस नदी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से, तो ये देखो ये भूटान से। ठीक है, दक्षिणी भूटान से। ठीक है, कहाँ से, तो दक्षिणी भूटान से निकलती है और सीधे क्या करती है, और सीधे भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूटान की अगर हम लोग राजधानी की बात करेंगे, राजधानी क्या हो जाएगा, तो राजधानी थिम्पू है। अगर हम लोग मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा क्या हो जाएगा भूटान की, तो मुद्रा है गुलट्रुम। ठीक है, क्या है, तो मुद्रा है गुलट्रुम। इसके अलावा म्यांमार, अगर हम लोग भूटान की बात करते हैं तो भूटान को क्या करते हैं, तो लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहते हैं। ठीक है, भूटान को क्या करते हैं, तो लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडर वोल्ट के नाम से जाना जाता है। किसको, भूटान को। राजधानी क्या है, थिम्पू है। मुद्रा क्या है, गुलट्रुम है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है और स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, कैसा है, तो लैंड लॉक कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है कौन, भूटान। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानस नदी जो है ये दक्षिणी भूटान से निकलती है और सीधे भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है।
7वें प्रश्न का आंसर करेंगे सीना नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है, बताइएगा। सीना नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस नदी तंत्र की एक सहायक नदी है? गोदावरी नदी तंत्र, तापी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र या फिर नर्मदा नदी तंत्र। तो सीना नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस नदी तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है? चलिए जल्दी से सातवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन सी परियोजना है? तो नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो अलमाटी परियोजना है। ठीक है, कौन सी? अलमाटी परियोजना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे निजाम सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर। हुसैन सागर परियोजना है। ठीक है, हुसैन सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, अलमाटी परियोजना है ना, ये सब परियोजना जो है वो कौन सी? तो ये सब परियोजना आपको कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 7वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। पी हरि कृष्णा निम्नलिखित में से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताएंगे अगर आप लोग। ठीक है, कि पी हरि कृष्णा जो है तो ये किस खेल से संबंधित हैं? भारत का किस खेल में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो तीरंदाजी में, तैराकी में, निशानेबाजी में या फिर शतरंज में। 8वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो पी हरि कृष्णा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शतरंज में, ठीक है, कहाँ पर? तो ये चेस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ पर? शतरंज में। अगर हम लोग बात करेंगे तो शतरंज में एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद। और ये जो विश्वनाथन आनंद हैं ये पहले व्यक्ति हैं, पहले खिलाड़ी हैं जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करते हैं। पहले खिलाड़ी जो क्या करते हैं? जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करते हैं। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करते हैं। यह पुरस्कार हासिल करने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया इसका नाम बदलकर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे। राजस्थान में किस स्थान पर प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? चलिए बताइएगा। तो ये बेणेश्वर जो मेला है, ये बेणेश्वर मेला ये कहाँ पर लगता है? राजस्थान में लगता है, लेकिन राजस्थान में कहाँ लगता है ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। इसके साथ ही याद रखिएगा, अगर आपसे पिंक सिटी पूछा जाए तो आप आंसर करते हो क्या? आप आंसर करते हो जयपुर। अगर आपसे ब्लू सिटी पूछा जाए तो ब्लू सिटी आप आंसर क्या करते हो? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। अगर आपसे वाइट सिटी पूछा जाए तो आप आंसर क्या करते हो? उदयपुर। ठीक है, क्या करते हो? तो उदयपुर की बात करते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पर है। ठीक है, कौन से स्थान पर? राजस्थान की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पर है। और ये बेणेश्वर जो मेला है, तो बेणेश्वर मेले की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर? तो ये डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर? तो राजस्थान में अगर हम लोग बात करेंगे डूंगरपुर जिला है और यहाँ पर ये मेला लगता है, बेणेश्वर मेला। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण मेला है, कौन सा? वो है पुष्कर मेला। राजस्थान में लगता है, कौन सा? पुष्कर मेला। और ये कहाँ पर लगता है? तो ये अजमेर में लगता है। ठीक है, कहाँ पर? तो पुष्कर मेला भी काफ़ी महत्वपूर्ण मेला है और ये राजस्थान में अजमेर में लगता है। चलिए 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? चलिए 10वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा?
तो थायरॉक्सिन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा या फिर एड्रेनलिन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन है जो आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, एड्रेनलिन हो जाएगा। और जो ये एड्रेनल हार्मोन है इसको और क्या करते हैं, तो इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक भाई बात। और ये क्या करता है, तो ये आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया करने के लिए, ठीक है, जो हम प्रतिक्रिया करते हैं उसके लिए हमको सक्षम बनाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। कावेरी नदी बेसिन किस राज्य तक नहीं फैला है? ठीक है, कावेरी नदी बेसिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस राज्य में नहीं फैली है, ये आप लोगों को बताना है। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, ये बात करते हैं दक्षिण भारत की। ठीक है, ये हम लोग दक्षिण भारत की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है कर्नाटक से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक में एक स्थान है ब्रह्मगिरी। ठीक है, क्या है? कर्नाटक में एक स्थान है ब्रह्मगिरी और यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम मानते हैं कर्नाटक को, तो कर्नाटक से अगर एक नदी निकलती है, कौन सी? कावेरी नदी। और ये कावेरी नदी कर्नाटक से निकलने के बाद केरल और केरल से होते हुए तमिलनाडु में होकर के जाके गिर जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर ऊपर की तरफ है और ये यहाँ पर कावेरी नदी बेसिन नहीं फैला है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, आपसे क्या कर रहा है? आपसे मौलिक अधिकारों की उप समिति की बात कर रहा है। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अगर आपसे क्या करता, अगर आपसे मूल अधिकार समिति पूछा जाए, अगर आपसे मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष पूछा जाए, मूल अधिकार समिति के, अगर आपसे मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तब आप आंसर क्या करोगे? तब आप आंसर करोगे सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। लेकिन अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका आंसर बदल जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जे.बी. कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा इनके संदर्भ में, जे.बी. कृपलानी के संदर्भ में, कि भारत की स्वतंत्रता के समय ये कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय अगर आपसे पूछा जाए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष जो है ये जे.बी. कृपलानी ही थे। ये भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया। आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से जुड़ा हुआ है? बताइएगा, कौन सा यहाँ पर जैविक तत्व है, कौन सी जैविक है जो क्या हो जाएगा? जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो रोटावायरस, प्रोटोजोआ, नीले हरे शैवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो ये नीले हरे शैवाल है, ये जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से जुड़े हुए हैं। नीले हरे शैवाल, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीले हरे शैवाल जो होते हैं। 14वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। विभिन्न कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो स्यूडोपोडिया कहा जाता है, फागोसाइटोसिस कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है या फिर ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो विभिन्न कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया कहेंगे, फागोसाइटोसिस कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे या फिर ऑस्मोसिस कहेंगे। 14वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो विभिन्न कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को, ठीक है, गैसों के आदान प्रदान को क्या करते हैं? तो डिफ्यूजन कहते हैं। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अब्दुल रज्जाक भारत आया था। अब्दुल रज्जाक जो है ये किस देश से भारत आया था? अगर आपसे पूछा जाए कि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था, तो देखिए विजयनगर के राजा हैं, विजयनगर के राजा हैं। कौन है? तो देवराय द्वितीय। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो देवराय द्वितीय के समय में, विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। और ये
कहाँ से आया था, ये आप लोगों को बताना है। कहाँ से आया था, तो क्या हो जाएगा, तो ये आए थे फारस से। ठीक है, कहाँ से आए थे, तो अब्दुल रजाक जो हैं ये फारस से आए थे, फारसी यात्री थे। विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के समय में आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए देवराय द्वितीय किस वंश से संबंधित थे, तो संगम वंश के राजा थे। ठीक है, कौन से, तो संगम वंश के राजा थे। विजयनगर में कुल 4 राजवंश शासन करेंगे, कौन कौन से, तो एक तो ये संगम वंश हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन होगा, तो सुल्लू हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तुल्लू होगा। और लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, अराविडू हो जाएगा। तो कुल 4 राजवंशों ने शासन किया है। देवराय द्वितीय संगम वंश से संबंधित है और इन्हीं के समय में फारस से अब्दुल रजाक विजयनगर की यात्रा पर आता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल कर जाएगा। मोरक्को से अगर हम लोग बात करें तो मोरक्को से इब्न बतूता आया था। ठीक है, कौन आया था, इब्न बतूता भारत आया था। कब आया था, 1333 में आया था। किसके समय में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है, इब्न बतूता 1333 में मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, तो इसकी पुस्तक का नाम हो जाएगा रेहला। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसकी पुस्तक का नाम रेहला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की तरफ। पुहिया नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है। चलिए जल्दी से बताइएगा, पुहिया नामक जनजातीय जो ये नृत्य है, तो ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो पुदुचेरी, झारखंड, असम या फिर राजस्थान। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो पुहिया नामक जनजातीय जो पर्व है पारंपरिक रूप से ये किस राज्य से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, झारखंड। ठीक है, जितने मेरे भाई बहन ऑप्शन संख्या बी करेंगे बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। ठीक है, तो झारखंड राज्य से संबंधित है या ऑप्शन संख्या बी, जितने लोग आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, दिवासो नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दिवासो नामक जनजातीय पर्व, तो बताइएगा तो ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करेंगे जो ये दिवासो नामक जनजातीय जो पर्व है, तो ये देवी पार्वती को समर्पित है। ठीक है, किसको, तो देवी पार्वती को समर्पित है ये दिवासो नामक पर्व। और अगर हम लोग बात करें दिवासो का अर्थ क्या होता है, दिवासो का अगर आप बात करेंगे अर्थ, तो अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है दीपक का निवास। ठीक है, क्या होता है, तो दीपक का निवास इस दिवासों का अर्थ होता है। और ये जो पर्व है ये देवी पार्वती को समर्पित है। किस राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी। ठीक है, कहाँ पर, तो गुजरात राज्य में मनाया जाता है। गुजरात में आपको इसके अलावा क्या मिलेगा, तो डांडिया आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुजरात में आपको गरबा देखने को मिलेगा, है ना। गरबा और डांडिया अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी किस राज्य से, तो ये भी गुजरात से ही संबंधित है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे, वसा अणुओं का पायसीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो वसा अणुओं का पायसीकरण जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो रेनिन के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा या फिर पित्त लवण के द्वारा। 18वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो पायसीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो पायसीकरण क्या होता है, पित्त लवण की एक क्रिया होती है जिसमें जो वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने का काम किया जाता है। ठीक है, जो वसा है तो वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, है ना, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को क्या कर दिया जाता है, तो इनको छोटी बूंदों में, छोटे हिस्सों में बांटने का काम किया जाता है। ठीक है, छोटी छोटी, है ना, छोटी छोटी क्या किया जाता है, छोटी छोटी बूंदों में। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो छोटी क्या होता है, तो छोटी छोटी जो है बूंदों में, है ना, विभाजित करने का काम किया था। वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उनको छोटी छोटी बूंदों में विभाजित करने का काम किया जाता है, ये होता है पायसीकरण। और ये क्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो ये ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पित्त लवण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पित्त लवण के द्वारा। चलो आगे बढ़ेंगे। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं औरंगजेब की पत्नी, तो ये कौन है, ये है राबिया उद दौरानी। और इनको और किस नाम से जाना जाता था, तो इनका एक और नाम है दिलरास बानो बेगम। ठीक है, कौन सा, तो दिलरास बानो बेगम, याद रखिएगा। औरंगजेब की अगर हम लोग बात करते हैं तो औरंगजेब जो है, ठीक है, कौन, औरंगजेब की अगर हम लोग बात करेंगे
तो इनकी पत्नी है राबिया उद्दा रानी, जिन्हें दिलरास बानो बेगम के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो कब्रगाह है, जो इनका मकबरा है, वो बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इनका जो मकबरा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ पर है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और ये जो बीबी का मकबरा है इसे ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसे ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है किसको, बीबी का मकबरा को। बीबी का मकबरा किसका है, तो औरंगजेब की पत्नी राबिया उद्दा रानी या फिर कहेंगे दिलरास बानो बेगम का मकबरा है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। डोडा बेटा पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण भारत। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, ये पश्चिमी घाट है। ये क्या है, तो ये पूर्वी घाट है। और ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, किसका, तो नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी की बात करेंगे तो कितने राज्यों में विस्तार है, तो 3 राज्य। कहाँ कहाँ पर, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो 3 राज्यों में है ना, 3 राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जहाँ पर आकर के मिलते हैं वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। 3 राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ी फैली है। नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर अगर से पूछा जाए तो क्या है, तो नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेटा। और ये डोडा बेटा कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, डोडा बेटा की अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा, तो दिबांग जल विद्युत परियोजना, तो ये किस राज्य में स्थित है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए बताइएगा। तो सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। देखो दिबांग की अगर हम लोग बात करते हैं, दिबांग की, तो ये जो दिबांग जो नदी है ये क्या हो जाएगा, तो दिबांग नदी दिहांग की सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी, तो दिहांग की सहायक नदी है। दिबांग की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिबांग नदी दिहांग की सहायक नदी है। और इसी दिहांग नदी को ही आगे चल करके क्या किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी दिहांग नदी को आगे चल करके ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और इसी की सहायक नदी है दिबांग नदी। और दिबांग नदी पर दिबांग जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। और ये किस राज्य में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष होती है, तो 1987 में, 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना होती है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। 22वें प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में प्रथम सत्र संसद के दोनों सदनों को एक साथ राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। चलिए 22वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो वर्ष की जब शुरुआत होती है तो वर्ष की शुरुआत में संसद का जो पहला सत्र होता है उसे राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। और ये बात कहाँ पर कही गई है, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 87 ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 87(1) में। ठीक है, अनुच्छेद 87(1) में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र होगा इसको राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति के संबोधन के साथ ही संसद के सत्रों की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या है, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 87(1) में ये बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे, 23वें प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की गई थी और इसमें राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा फटाफट सभी लोग बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की, और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। 1919 के एक्ट को, भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट को, और इस एक्ट में पहली बार द्विसदनीय शासन व्यवस्था की कल्पना की गई थी। और जो राज्य परिषद है उसका कार्यकाल कितना, तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 24वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। सुरकोटडा हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है। सुरकोटडा, ठीक है, नामक जो ये हड़प्पा कालीन स्थल है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एकमात्र स्थल है जहाँ से क्या होता है, जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, सुरकोटडा तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से आपको क्या होगा, घोड़े की अस्थियाँ मिलेंगी। और ये सुरकोटडा कहाँ पर है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर है, तो गुजरात में कच्छ ज़िले में। ठीक है, कहाँ पर, तो गुजरात की अगर हम लोग बात करेंगे तो कच्छ ज़िले में ये सुरकोटडा नामक स्थान है। ठीक है, गुजरात में कच्छ नामक ज़िले में ये सुरकोटडा नामक स्थान है जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एकमात्र स्थल है जहाँ से आपको घोड़े की अस्थियाँ देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 25वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो मूल अधिकार की बात हो रही है। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। किस भाग में इनका उल्लेख है, तो भाग अगर हम लोग बात करेंगे 3 की। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कितने, तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान में। मूल अधिकार क्या होते हैं, तो मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, मतलब कि इनको लेकर के मूल अधिकारों के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकार क्या होते हैं, तो वाद योग्य होते हैं। संख्या कितनी है, 6। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 12 से 35 तक। किस भाग में है, 3 में। कहाँ से लिया गया, अमेरिका में। और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भाग 3 को क्या करते हैं, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। किस अनुच्छेद में राज्य शब्द की व्याख्या की गई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अनुच्छेद 12 में। ठीक है, कहाँ पर, तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की व्याख्या की गई है। चलिए 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। यह विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो देखो एक बात तो क्लियर है कि जो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है इनका एक उपन्यास है और इस उपन्यास में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा है, तो इनके उपन्यास का नाम है आनंद मठ। ठीक है, क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का नाम है आनंद मठ और इसी आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत का उल्लेख है। राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का उल्लेख कहाँ पर, आनंद मठ में। और इसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंद मठ में एक विद्रोह का उल्लेख करते हैं, सन्यासी विद्रोह का। और ये सन्यासी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1770 से लेकर के 1800 के बीच में। 1770 से लेकर के 1800 के बीच में ये सन्यासी विद्रोह फैलता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए ये आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो ये आंदोलन जो है वो बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, तो बिहार और बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये सन्यासी विद्रोह फैला था। आगे बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, चेचक के टीके की खोज। चलिए जल्दी से बताइएगा सभी लोग, और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हो, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दिएगा। लाइक शेयर करोगे तभी आपको इस तरीके के बेहतरीन सेशंस देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम वाले एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ होते हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, लुई पाश्चर की बात करते हैं, तो लुई पाश्चर ने क्या किया है, तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। ठीक है, किसकी, तो रेबीज के टीके की खोज की है किसने, लुई पाश्चर ने। रॉबर्ट अगर ब्राउन की बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है, तो इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली की खोज की। ठीक है, किसकी, रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली की खोज की है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिका की खोज की। ठीक है, किसकी, रॉबर्ट हुक की अगर हम लोग बात करेंगे कोशिका की खोज की। करेक्ट आंसर कौन होंगे, एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की है, एडवर्ड जेनर ने की है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
28वें प्रश्न का आंसर करेंगे, गाथा गायन का स्वरूप 10 कठिया निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, गाथा गायन का एक स्वरूप है 10 कठिया, और इस 10 कठिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस राज्य से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो 10 गठिया जो है ये एक प्रचलित गाथा गायन की शैली है, और ये कहाँ पर प्रचलित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश में कचरा से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र कहाँ निर्मित किया गया। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार कचरे से कोयला बनाने के लिए एक संयंत्र की स्थापना की जा रही है, और ये कहाँ पर की जा रही है ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग क्या कर देंगे, सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। चलिए तो फटाफट सभी लोग आंसर कर देंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, इस प्रश्न का आंसर करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर, तो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में कचरा से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र जो है ये वाराणसी में। इसके अलावा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की वाराणसी की बात करेंगे तो यहाँ पर पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो वाटर टैक्सी सेवा की जो शुरुआत है ये वाराणसी में की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे वाराणसी में, तो वाराणसी में और क्या किया गया, तो स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कौन से, तो स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया है, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 20,000 लोग एक साथ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नमो घाट का उद्घाटन किया गया है, और नमो घाट जो है ये जल थल नभ से जुड़ने वाला पहला घाट बन गया। ठीक है, जल थल नभ से जुड़ने वाला पहला घाट बन गया, कौन सा, नमो घाट बन गया। ठीक है, तो वाराणसी के संदर्भ में याद रखिएगा ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30वें प्रश्न का आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज महोत्सव कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। तो ताज महोत्सव की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है, तो फरवरी के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा आगरा में अगर हम लोग बात करेंगे तो आगरा में और क्या होता है, तो कैलाश मेला लगता है। आगरा में कैलाश मेला लगता है। इसके अलावा आगरा में सुलह ए कुल मेला लगता है। ठीक है, सुलह ए कुल मेला लगता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे आगरा में और क्या होता है, तो यहाँ पर बटेश्वर पशु मेला लगता है। ठीक है, बटेश्वर पशु मेला लगता है आगरा में। आगरा को पेठा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है, पेठा नगरी। ताज नगरी के रूप में जाना जाता है, ताज नगरी के रूप में जाना जाता है। अगर हम लोग आगरा की बात कर लें तो आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो 1504 में सिकंदर लोदी ने। 1504 में आगरा नगर की स्थापना किसने की है, तो सिकंदर लोदी ने की है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी के महीने में आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए 31वें प्रश्न की बात करेंगे। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से। एक बात तो याद रखिएगा कि जो गिरिजा देवी हैं ये ठुमरी गायिका है। ठीक है, क्या है, तो गिरिजा देवी की अगर हम लोग बात करेंगे ठुमरी गायिका है। इनका संबंध किस घराने से है, आगरा घराने से, बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, या फिर किनारा घराने से। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गिरिजा देवी ठुमरी गायिका हैं, और इनका जो संबंध है वो कहाँ से हो जाएगा, तो वो बनारस घराने से हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से, तो इनका संबंध बनारस घराने से हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, अभी तो फिलहाल इनका निधन हो चुका है, लेकिन ये बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 32वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। किस राज्य सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है, तो कौन सी राज्य सरकार है। चलिए फटाफट इस प्रश्न का जल्दी से आंसर कर दिएगा। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने क्या कर दिया, जिसने ड्रोन प्रचालन, किस राज्य सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो ये जो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति है 2023, इसको उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मान्यता दी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं था, तो सभी लोगों को एक एक नंबर मिल जाएगा, है ना। तो सभी लोग एक एक नंबर अपना ले लीजिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो गलती से ऑप्शन यहाँ पर सारे गलत थे, सही ऑप्शन नहीं था। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं, चलिए जल्दी से बताइएगा। 33वें प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करते हैं, तो मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर की बात करेंगे तो क्या होता है, विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो विकलांग दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। दिव्यांग दिवस मनाते हैं कब, तो 3 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर की बात करेंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को क्या करते हैं, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे 34वें प्रश्न की तरफ। किस खिलाड़ी ने 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार प्राप्त किया है, बताइएगा। तो कौन सा खिलाड़ी है, रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे या फिर डेविड बेकहम। कौन सा खिलाड़ी है जिसने 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार को जीता है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन संख्या बी, मेसी। किस देश के प्लेयर हैं, तो अर्जेंटीना के ये कैप्टन है। ठीक है, कहाँ के, अर्जेंटीना के कप्तान है लियोनेल मेसी, और इन्होंने 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। इसके अलावा याद रखिएगा, अर्जेंटीना अभी फीफा विश्व कप 2022 विजेता भी रहा है। ठीक है, फीफा विश्व कप, फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का विजेता, 2022 का विजेता जो है ये अर्जेंटीना ही रहा है। ठीक है, अगर उप विजेता की बात करेंगे, उप विजेता कौन बना है, तो उप विजेता बने हैं फ्रांस। ठीक है, कौन बने हैं, तो उप विजेता की अगर हम लोग बात करेंगे तो उप विजेता फ्रांस बना है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, मेसी हो जाएगा। अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। फीफा विश्व कप 2022 विजेता कौन है, अर्जेंटीना। उप विजेता की बात करेंगे कौन है, फ्रांस है। चलिए आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 2023 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, नरगिस मोहम्मदी, चेन्नई आनंद, जॉन फॉन्से या फिर स्कॉट मॉरिसन। क्या हो जाएगा, तो देखो 2023 का साहित्य का अगर हम लोग बात करेंगे, 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है, तो 2023 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया किसको, जॉन फॉन्से को। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी की अगर बात करेंगे तो इनको शांति का नोबेल दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, शांति का नोबेल दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी किस देश से संबंधित हैं, ईरान से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछे 2023 अर्थशास्त्र का नोबेल किसको दिया गया, तो अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, किसको दिया गया, तो क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, शांति का नरगिस मोहम्मदी ईरान से, और साहित्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसको, जॉन फॉन्से को दिया गया। तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 35 इंपॉर्टेंट MCQs थे। ठीक है, 35 इंपॉर्टेंट MCQs थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। आपके एक जो आप सेशन को लाइक करते हो, शेयर करते हो, अच्छे अच्छे जो आप कमेंट्स करते हो, ये हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और आपके कमेंट से, आपके जो सेशन के लाइक करने से, आपके सेशन के शेयर करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, और फिर आपको ये लिए इसी तरीके के बेहतरीन सेशंस को लाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।